सो हाय बच्चे लोग, मैं हूं प्रसन्न अहमद खान, आपका बायोलॉजी मेंटर। सो दिस इज द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। लेट्स बिगिन। बिना देरी करे जल्दी से आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने जो बात करी थी, उस पर बात की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट जो फंक्शनिंग होती है अलग अलग तरह की सेल में, तो उन सबकी बातें करी थी। और सेल कितनी छोटी हो सकती है, कितनी बड़ी हो सकती है, तो ये सारी बातें हम लोग अपने पिछले लेक्चर में करके आ चुके हैं। तो जिसने भी अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जल्दी से जाओ, ताकि पीछे का लेक्चर भी आपका छूट ना जाए। तो बिना देरी करे अपने बिंदास से टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो आपको बता दें कि वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स जो होती हैं उनकी अलग अलग फंक्शनिंग होती है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आपकी जो लंग्स की सेल हैं उनका अलग काम है, आपकी जो लीवर की सेल है उनका अलग काम है, आपकी जो हार्ट की मसल्स की सेल हैं उनका अलग काम है, आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनका काम अलग है। मतलब आप देख रहे हो कि अलग अलग सेल है और फंक्शनिंग भी क्या है भाई, उसकी अलग अलग है। लेकिन एक चीज बता दें कि सेल्स चाहे कैसी भी हो, कैसा भी स्ट्रक्चर हो, कैसा भी फंक्शन हो, लेकिन किसी भी सेल को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर जो हर सेल में पाए जाते हैं, ऐसी सेल कहलाती हैं क्या? जनरलाइज सेल। चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये सभी सेल में पाए जाते हैं। तो इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एनिमल की कोई भी सेल हो, प्लांट की कोई भी सेल हो, जनरलाइज स्ट्रक्चर वहां पे मिलेंगे, जिसके लिए हम उस सेल के लिए टर्म इस्तेमाल करेंगे क्या? जनरलाइज्ड सेल। तो अगर आपसे कोई बात करे कि भाई साहब कि आपने तो बोल दिया कि जनरलाइज सेल जैसी कोई चीज होती है, लेकिन आप ये बताइए जरा कि उस जनरलाइज सेल्स में कौन से एसेंशियल पार्ट होते हैं, तो आप दोगे भाई जवाब कि पहली बात देखो, सुनो, जो भी जनरलाइज सेल होगी उसमें 3 एसेंशियल पार्ट होंगे। पहला एसेंशियल पार्ट क्या हो जाता है? सेल मेम्ब्रेन। कोई भी सेल होगी उसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होगी। मतलब सेल मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो अंदर के साइटोप्लाज्म, अंदर के न्यूक्लियस और साथ साथ में अंदर के सेल ऑर्गेनेल को अंदर की तरफ बांध के रखता है। जरा सोचो कि अगर ये जो आपके जो इन्वायरमेंट की लेयर है, आपकी अर्थ के ऊपर जो इन्वायरमेंट की लेयर है, अगर ये इन्वायरमेंट की लेयर ना होती तो जो कोई भी हार्मफुल रेडिएशन था वो आसानी से अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर कर जाता, होता नहीं होता? तो जरा सोचो कि प्रोटेक्शन का काम कर रही, मतलब चीजों को आने जाने जल्दी नहीं देगी, मतलब जो हार्मफुल होंगी। ऐसा नहीं कि लाइट नहीं आ जाएगी, लाइट आई जाएगी, लेकिन हार्मफुल रेज होंगी वो नहीं आएंगी। जैसे आपकी बॉडी की स्किन, वो क्या कर रखी है? डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को अंदर समेट के रखा हुआ है भाई साहब, क्योंकि स्किन तरह का बैरियर है कि नहीं है, तो हार्मफुल चीजों को बाहर से आने नहीं देगी और अंदर जो कुछ मैटर होगा उसको बाहर जाने नहीं देगी। मतलब जो बाउंड्री बनाता है मेनली वो क्या होता है किसी भी सेल में? वो होता सेल मेम्ब्रेन। तो पहली बात तो उसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाएगी। बेसिक, ये बेसिक चीज है कि कोई प्लांट सेल हो, कोई एनिमल सेल हो, सेल मेम्ब्रेन वहां पर मिलने वाली। तो सीधा हम ये कह सकते हैं कि एक जनरलाइज सेल जो होगी भाई साहब, उसमें 3 एसेंशियल पार्ट्स होते हैं। इसमें से पहला पार्ट था क्या भाई साहब? सेल मेम्ब्रेन। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरी बात है कि मेनली सेल्स जो होंगी, जब भी वो पैदा होंगी, उनके पास क्या होगा? उनका न्यूक्लियस होगा, मतलब कंट्रोल सेंटर। ठीक है, तो न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोल सेंटर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता भाई साहब कि कुछ सेल्स आफ्टर मेच्योरिटी, मेच्योर जब हो जाती है, मेच्योर होने के बाद क्या होता कि उनका न्यूक्लियस निकाल के फेंक दिया जाता। तो हो सकता है ये कोई एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया हो उस सेल की भलाई के लिए। जैसे कि आपकी आरबीसीज होती हैं, ह्यूमन आरबीसीज की अगर बात करोगे तो बाइकॉनकेव होती है। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में भी कही थी कि आरबीसीज का शेप बाइकॉनकेव क्यों है। सरफेस एरिया को बढ़ाया गया था और न्यूक्लियस और जो भी सेल ऑर्गेनेल थे उन सबको निकाल के बाहर फेंक दिया गया था, है ना, ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाने से ये हुआ था कि ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल उसके ऊपर स्टिक हो पाए। ये बात बताई थी। तो वैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियस की बात थी कि न्यूक्लियस भी क्या होता है? एक एसेंशियल पार्ट में होता है। लेकिन मैंने बोला कुछ सेल्स ऐसी भी होंगी जो मेच्योर होने पर, शुरुआत में नहीं, मेच्योर होने पर क्या होगा? न्यूक्लियस उनका निकाल दिया जाएगा। ऐसे प्लांट में भी कुछ सेल्स होती हैं, जैसे कि सीव सेल्स होती हैं, उनके पास, ये सीव ट्यूब जो बोल लो, उनके पास न्यूक्लियस नहीं मौजूद होता। ह्यूमन की आरबीसीज देख लो, उनके पास न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। लेकिन जनरली न्यूक्लियस शुरुआत में होता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि न्यूक्लियस भी क्या है? एक एसेंशियल पार्ट है किसी भी जनरलाइज सेल का। तीसरी बात है, जरा ये बताओ कि गुब्बारा अगर आप है तो उसके अंदर हवा तो होगी, और अगर ऐसी सेल आप मान लो कि गुब्बारे की तरह सेल को फुला दिया और अंदर हवा है, तो ये बताओ कि अंदर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होनी चाहिए थी, क्या वो अब हो पाती क्या? या जितनी भी एसेंशियल रिएक्शंस जो कि लाइफ प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं, क्या वो हो पाती वहां पर? क्या
बाबा बिल्कुल भी ना हो पाती। तो इसीलिए अंदर कुछ फ्लूइड लाइक सब्सटेंस मौजूद है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस फ्लोट कर सकें, फ्लोट करने के साथ साथ आपस में कम्युनिकेट कर सकें, तो वो फ्लूइड या सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर जो मौजूद है उसी को कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। तो कोई भी सेल हो, इवन प्लांट हो, एनिमल हो, कोई बैक्टीरिया क्यों नहीं ले लो भाई, ये तीनों चीजें उसके पास होंगी। सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस होगा और साइटोप्लाज्म होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि सेल का शेप अलग अलग होता है, तो आप देख सकते हो कि अलग अलग शेप का है। देखो उधर स्टोमेटा बने हुए हैं, उधर स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स, कनेक्टिव टिश्यू, नर्व सेल, क्लेमाइडोमोनास, अमीबा। देख रहे हो ये सब स्ट्रक्चर्स हैं, सब अलग अलग हैं, लेकिन सबके पास बेसिक चीज होगी। बेसिक चीज क्या क्या बताई मैंने? पहले बताया कि सेल मेम्ब्रेन होगी, दूसरा बताया कि भाई साहब उसके पास न्यूक्लियस होगा, और तीसरा क्या बताया? उसके पास साइटोप्लाज्म होगा। यहां पर जितनी भी सेल बनी सबके पास ये होगा जरूर, ठीक है। अब देख लो कि जो हमारे पास एनिमल सेल दो हमने बना लिया, एक एनिमल सेल ले ली, एक भाई साहब प्लांट सेल ले ली, और इन दोनों में हम लोग वो एसेंशियल चीजें जो थी वो हम लोग निकाल सकते हैं। अब एसेंशियल चीजें कैसे निकाल सकते हैं भैया? देखो पहली बात क्या होना चाहिए था इनके पास? सेल मेम्ब्रेन। तो भैया लो हम सेल मेम्ब्रेन बना दे रहे हैं, ठीक है, लिख दे रहे हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन कहाँ है? अगर ये प्लांट सेल है, जरा देखो प्लांट सेल में बाहर की तरफ भाई साहब सेल वॉल होती है, ये बाहर की तरफ क्या हो जाएगी? ये बाहर की तरफ सेल वॉल हो जाएगी, ठीक है, और सेल वॉल के अंदर क्या है? ये होगी सेल मेम्ब्रेन। जबकि एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल मौजूद नहीं होती, तो डायरेक्टली यही क्या हो जाती है? उसकी सेल मेम्ब्रेन हो जाती है। तो पहली बात तो ये होगी कि उसके पास सेल मेम्ब्रेन थी। दूसरी बात हमने कही कि उसके पास न्यूक्लियस होगा, तो ये देखो ये प्लांट सेल का न्यूक्लियस, और ये देखो भाई साहब एनिमल सेल का न्यूक्लियस। देख रहे हो, मैं एरो वहां से लेकर आ रहा हूं। तीसरी चीज थी साइटोप्लाज्म। तीसरी चीज थी क्या भाई? साइटोप्लाज्म बोल लो, साइटोप्लाज्म बोल लो भाई, वो आपकी मर्जी है। तो दिस इज साइटोप्लाज्म। ये देखो मैंने एरो ले लिया, इधर से देखो मैंने इसका एरो ले लिया। ये तीनों चीजें यहाँ पर मौजूद है। पहला भैया सेल मेम्ब्रेन था, दूसरा क्या था? न्यूक्लियस था, और तीसरा क्या था भाई साहब? तीसरा यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म हमने बना दिया। तो दीज आर द प्री एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी सेल, ठीक है। इसी की वजह से हम सेल को नाम क्या दे रहे थे उठाकर? जनरलाइज सेल। तो जनरलाइज सेल होने की यही वजह थी भाई साहब, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल लेबलिंग कर दी। अब मैंने इसकी पूरे डायग्राम की लेबलिंग नहीं करी है, क्योंकि मुझे बस इसके कुछ एसेंशियल पार्ट चाहिए थे, कुछ जनरलाइज पार्ट चाहिए थे, ठीक है। बाकी की लेबलिंग की बातें हम लोग आगे करेंगे कि भैया इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, गोल्जी बॉडी क्या है, ठीक है, लाइसोसोम क्या है, वैक्यूल्स क्या है, तो ये सारी बातें हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। आ जाते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा, आपको मालूम है आपकी बॉडी के बारे में? आपकी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। भैया ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रेन क्या एक ऑर्गन है, आई क्या एक ऑर्गन है, टंग क्या एक ऑर्गन है, लंग्स क्या एक ऑर्गन है, लीवर, पैंक्रियास, किडनी, फलाना ढिमकाना, इंटेस्टाइन, स्टमक, ये सब क्या है? ये सब के सब ऑर्गन ही तो है। इंटरनल ईयर भी क्या एक ऑर्गन है। अब देखो अपनी पूरी बॉडी को जरा देखो कि आप इमेजिन करो कि ये आपकी बॉडी एक सेल है, और उस सेल के अंदर जो ऑर्गन मौजूद होंगे, मतलब अब अगर आप किसी सेल को एग्जामाइन करो माइक्रोस्कोप में, तो आप कहोगे दिस इज सेल, और उसके अंदर छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर पड़े हैं जो जो वहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने वाली उनको सपोर्ट करेंगे। मतलब उस पूरी मशीनरी को चलाने के लिए वो छोटे छोटे ऑर्गन्स या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जिम्मेदार हैं जो सेल के अंदर पाए जा रहे हैं। तो जिस तरह से एक एनिमल के अंदर ऑर्गन्स होते हैं उस पूरी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, वैसे ही एक सेल के अंदर कुछ स्मॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं उस सेल को सपोर्ट करने के लिए। तो वो स्ट्रक्चर कहलाते हैं क्या? सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स का मतलब ही होता है क्या? लिटिल ऑर्गन। क्या? लिटिल। जैसे मैंने दे रखा भैया सेल ऑर्गेनल को क्या कहते हैं भाई साहब? लिटिल ऑर्गन। तो याद रखेगा कि लिटिल ऑर्गन किसको कहा जाता था, ठीक है। तो मोस्ट पार्ट जो सेल का होता है भाई साहब, इसमें डेफिनेट शेप के, मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा शेप बदलता रहता है, डेफिनेट शेप के, कुछ डेफिनेट स्ट्रक्चर वाले, कुछ डेफिनेट फंक्शन करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स या कुछ लिटिल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। उन्हीं को कहा जाता है क्या भाई साहब? ऑर्गेनेल्स। अब सेल के अंदर हैं तो नाम क्या दे दोगे भाई उनको? सेल ऑर्गेनेल। जैसे कि दो मैंने आपके सामने पेश करके रखे हैं, इसमें से पहला जो सेल ऑर्गेनेल बना है वो क्या है? दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। और जो सेकंड वाला बना है, सेकंड वाला क्या है? ये भाई साहब है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अभी हम लोग सबकी डिटेल में बात करेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है, किसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सारी बातें एक एक करके हम लोग यहाँ पे करेंगे, और एक एक की फंक्शनिंग भाई साहब आपको याद भी करा के जाएंगे। तो प्लीज मेरे साथ लेक्चर में बने रहिएगा, और आगे के लेक्चर में भी बने रहिए, क्योंकि आगे के लेक्चर में और बिंदास बात होने वाली है, ठीक है। साइटोप्लाज्म के अंदर हम लोग चलेंगे, देखेंगे भैया क्या क्या अंदर मौजूद है, ठीक है। लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, 10 से 15 मिनट का लेक्चर रहेगा, ताकि आप भी बोर ना हो। चलो देखो, आ जाते
जो ये ऑर्गेनेल्स थे, ठीक है, हमने कहा था पहले, हमने आपको बता दिया कि ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं इनका स्टेटस किसकी तरह होता है, इनका स्टेटस एकदम ऑर्गन की तरह होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में क्या थे, ऑर्गन्स से मतलब हम लोग बने, कंसिस्टेंस हुई है, मतलब ऑर्गन्स आपस में जुड़े हुए एक दूसरे से, ठीक है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड है और क्या हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी तरह से मैंने बोला था कि सेल के अंदर भी वो छोटे छोटे माइन्यूट स्ट्रक्चर्स जो कि सेल की फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं, सेल की वर्किंग को सपोर्ट करते हैं, वो लिटिल ऑर्गन्स ही क्या कहलाते थे, सेल ऑर्गेनेल कहलाते, जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का अपना एक अलग काम है, गोल्जी बॉडी का अपना एक अलग काम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अलग काम है, राइबोसोम्स का अपना अलग काम है, क्लोरोप्लास्ट का अपना अलग काम है, वैक्यूल्स का अपना अलग काम है। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स का काम अपना अलग अलग है और इन्हीं सब अलग अलग काम करने की वजह से ये सेल जो है ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्पेसिफिक फंक्शन करती है, क्योंकि सबके अलग अलग फंक्शन थे, उसकी वजह से सेल भी क्या करती है, एक फंक्शन करने लगती है। जैसे कि आप देखोगे एक मशीन के बारे में, तो उस मशीन में छोटे छोटे पार्ट लगे होते हैं, तो जब वो छोटे छोटे पार्ट काम करते हैं जब भी वो बड़ी सी मशीन काम करती है। इवन जो आप साइकिल चला रहे हो, दिस इज ऑल्सो मशीन। ये मशीन क्यों काम कर रही है, आपका मोबाइल फोन, आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसमें मौजूद छोटे छोटे पार्ट्स क्या कर रहे होंगे, अपनी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, अपनी स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसी वजह से वो बड़ी सी मशीन भी काम कर रही है। जैसे हमारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारी बॉडी काम कर रही है, और इसी तरह से सेल ऑर्गेनेल काम करते हैं तो सेल भी क्या करती है, काम करती है। इसका मतलब अगर सेल ऑर्गेनेल्स काम कर रहे हैं, किसी फंक्शनिंग को परफॉर्म कर रहे हैं, या किसी मेटाबॉलिक रिएक्शन को या किसी लाइफ एसेंशियल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं, इसका मतलब सेल ऑर्गेनेल कैसे होते हैं भाई साहब, लिविंग होते हैं। तो याद रखिएगा, सेल ऑर्गेनेल कैसे स्ट्रक्चर हैं, सेल ऑर्गेनेल लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। सो बहुत ज्यादा हम लोग आगे नहीं जाएंगे क्योंकि इतना आपके सिलेबस में उतना ही हम लोग पढ़ते पढ़ते चलेंगे। तो अभी हम लोग ने लगभग सेल की बातें कर ली, सेल में जो एसेंशियल पार्ट्स थे हम लोगों ने मतलब जनरलाइज सेल की भी बात कर ली। अब आ जाते हैं सेल के पार्ट्स पे, ठीक है। तो सेल्स के पार्ट क्या होते हैं जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं सबके बारे में बताता चलूंगा कि लिविंग पार्ट कौन सा है, नॉन लिविंग पार्ट कौन सा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। अगर हम इधर वाला लिख ले, एक साइड लिख ले लिविंग पार्ट, एक साइड क्या लिख ले, एक साइड लिख ले लिविंग पार्ट। कि लिविंग पार्ट कौन सा है भाई, अगर आपको पता हो जल्दी से अपने अगर नोट बनाए तो नोट पे लिख लीजिएगा, ठीक है। नॉन लिविंग पार्ट, ठीक है। अगर बाहर से शुरू करो भाई साहब, बाहर से शुरू करो, तो सबसे बाहर क्या मौजूद होता है, सेल वॉल। सेल अगर प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में क्या होगी, सेल वॉल होगी। और अगर एनिमल सेल है और प्लांट सेल है तो दोनों में सेल मेम्ब्रेन भी तो होगी। मतलब सेल वॉल सिर्फ ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। लेकिन इन दोनों की अगर हम लोग बात कर लें तो इसमें से लिविंग स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आपको बता दें कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है, लिविंग स्ट्रक्चर है। तो बाहर से बात करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन कैसा स्ट्रक्चर है भाई, लिविंग स्ट्रक्चर है। और नॉन लिविंग में मैंने बोला कि सेल वॉल, क्या बोला, सेल वॉल। और कहां होगी, ओनली इन प्लांट, कहां होगी, ओनली इन प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स में होगी। इसके अलावा अब आ जाओ भाई साहब कहां पर, साइटोप्लाज्म में। अब कहां आ जाते हैं, इंटर कर जाते हैं साइटोप्लाज्म में। अब अगर साइटोप्लाज्म में इंटर करे हो तो साइटोप्लाज्म में भी कुछ लिविंग पार्ट होंगे और साथ साथ में क्या होंगे, कुछ नॉन लिविंग पार्ट होंगे। जरा सबकी बातें हम लोग इधर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म में तो सबसे पहला पार्ट आप बात करोगे, वो बात करोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किसकी बात करोगे, ये सब नाम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के हो जाएंगे, ठीक है। एक रफ हो जाता है और एक स्मूथ हो जाता है, तो उसकी बात हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। एक स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद आप आ जाओगे किस पे भैया, गोल्जी बॉडी पे। तो थर्ड लिख दे रहे हैं, क्या गोल्जी अपरेटस भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, गोल्जी बॉडी भी कह सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, गोल्जी अपरेटस हो गया। इसके अलावा चौथा राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में तो सुना होगा। इसके अलावा पांचवा आ जाओ भाई, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में क्या कभी सुना आप लोगों ने, देख लो अभी सबके बारे में आप सुनोगे। इसके अलावा सेंट्रोसोम, इसके अलावा क्या है, और बता दें कि सेंट्रोसोम सिर्फ कहाँ होते हैं, सिर्फ एनिमल में होते हैं, ठीक है। लिख देंगे यहाँ पर क्या, ओनली इन एनिमल, हो गया, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रोसोम के अलावा अगर आ जाओगे तो प्लास्टिड्स की बात कर लो। किसकी बात कर लो, प्लास्टिड्स।
ये प्लास्टिड्स क्या होते हैं भाई साहब? प्लास्टिड्स जो होते हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो ये सिर्फ कहाँ होते हैं भाई साहब? ये सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। और साइटोप्लाज्म में वो स्ट्रक्चर जो कैसे थे, नॉन लिविंग थे, तो उनकी बात हम लोग कर लेंगे, जैसे कि वैक्यूल है। तो वैक्यूल्स प्लांट्स और एनिमल दोनों में होते हैं, लेकिन प्लांट में जो होता है वो बड़ा सा वैक्यूल होता है, और एनिमल सेल में क्या होता है, छोटे छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं। इसके अलावा और स्ट्रक्चर्स क्या हो सकते हैं? ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, छोटे छोटे दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सब होते हैं। उसके अलावा फैट की ड्रॉपलेट्स होती हैं, ऑयल ड्रॉपलेट्स या फैट ड्रॉपलेट्स। तो ये वो स्ट्रक्चर थे जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे थे। लेकिन इसके बाद और भी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर पाए जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर भी हम लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं कौन कौन से पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोगों को स्ट्रक्चर देखना है तो जरा आ जाओ, अपनी अगली स्लाइड पे आ जाते हैं इधर वाले हम लोग। अब देख लो इन न्यूक्लियस, अगर न्यूक्लियस में आ जाओ तो न्यूक्लियस में भी भाई साहब आपको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। लिविंग भी मिल जाएगा और साथ साथ में नॉन लिविंग भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको मालूम होगा न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पाया जाता है। न्यूक्लियस में सबसे पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसी होगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नेचर भी एकदम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की तरह ही होता है। तो वो भी कैसी हो जाएगी? लिविंग हो जाएगी। तो पहला स्ट्रक्चर क्या हो गया? पहला स्ट्रक्चर हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला स्ट्रक्चर कैसा है? लिविंग है। अच्छा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। अंदर क्या होता है? अंदर डीएनए भी पाया जाता है। तो क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर को हम लोग क्या कह देंगे? डीएनए कह देंगे, ठीक है। इसके अलावा थर्ड है न्यूक्लियोलस। और इसके अलावा जो नॉन लिविंग पार्ट होता है, नॉन लिविंग पार्ट में अगर आ जाओगे तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, वैसे न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कहलाता है क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म कैसा होता है भाई? वो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो हम लोगों ने करी कि न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाएगा और कौन सा पार्ट लिविंग होगा, कौन सा पार्ट नॉन लिविंग होगा। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर कौन सा पार्ट पाया जाएगा, कौन सा लिविंग होगा, कौन सा नॉन लिविंग होगा, और बाहर कौन से पार्ट पाए जा रहे हैं प्लांट और एनिमल सेल में, कौन सा पार्ट लिविंग होगा, कौन सा पार्ट नॉन लिविंग होगा। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है नाम के साथ। कभी अगर भूल जाओ, लिविंग नॉन लिविंग का कॉन्सेप्ट भूल जाते हो, लेकिन आपको सारे नाम याद होने चाहिए। सो बच्चा लोग, आज का लेक्चर हम अपना यहीं पे समाप्त करेंगे और मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर इंटर करेंगे और साइटोप्लाज्म की स्टडी करेंगे। साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी सेल ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं उन सब की स्टडी करेंगे, और साथ साथ में जो प्लांट और एनिमल सेल हैं उनके एक एक सेल ऑर्गेनेल्स को भी लेबल करेंगे कि भैया कौन सा सेल ऑर्गेनेल कैसा दिखता है और कहां पर मौजूद होता है। सो मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।